चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आई होप कि आप सबों की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से हो रही है। आज के इस वीडियो में 17 अक्टूबर 2023 से संबंधित बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी आपको हमेशा की तरह विश्लेषण सहित यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर ये सीरीज केंद्रित है। चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है जो बिहार में आयोजित होना है, इस सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो दोबारा आपको किसी भी सोर्स पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया आपसे जरूर देखिएगा और आगामी जो अपलोडेड होगा उसे भी आपको फॉलो करना है, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है। तो कुल मिला के 5 खिलाड़ियों का चयन बिहार से भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है। और हमने आपको ये भी जानकारी दिया था कि बिहार से जो 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ वो कौन कौन है। और ये भी हमने आपको बताया था कि एशियन गेम्स में जो भारतीय टीम में कुल 107 पदक अपने नाम किया और चौथे स्थान पर रहा। अगर हम ये भी बिहारियों के दृष्टिकोण से देखें, जिन 5 बिहारी का चयन हुआ था तो किसी भी बिहारी ने कोई भी पदक यहाँ पर अपने नाम नहीं किया है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बताया गया है। डेली करंट अफेयर्स को अगर फॉलो करेंगे तो नो डाउट यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगा। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर 2023 को रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की है। आगे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि बताएं कि निम्न में से रबी फसल का सही उदाहरण क्या है। जो विकल्प यहाँ पर हमें दिए गए हैं, इस विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो सही और सटीक जो आंसर है वो है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी में रबी फसल का जो उदाहरण दिया गया गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर और सरसों, ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विकल्प नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पर चीजों को हम देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में 13 अक्टूबर 2023 को, ध्यान रखना ये तिथि 13 अक्टूबर 2023 को, जो बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने अभी हाल ही में रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की है इस तिथि को। आपको ध्यान रखना है इसके लिए रबी महाअभियान प्रचार रथों को बिहार के सभी 38 जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अब यहाँ पर इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको समझना है। दरअसल इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में बात करें तो इस महाअभियान से किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन और खेतों में पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये इसका कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य है। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, हमने आपको ये भी बतलाया था कि अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप बिहार में लागू हुआ है। तो इसके अलावा किसानों को चौथे कृषि रोड मैप की अलग अलग आयामों की भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही इससे संबंधित पुस्तिका का भी एक विमोचन किया गया। तो कहीं ना कहीं ये किसानों से संबंधित है। मूल रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि जो रबी मौसम से संबंधित फसल है उसको लेकर विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी। और जो किसान फसल अवशेष को जला देते हैं जिससे कि वातावरण, पर्यावरण, मिट्टी आदि को नुकसान होता है, इसको लेकर के जागरूकता फैलाने का एक पहल है बिहार सरकार का। इसको लेकर भी हाल ही में रबी महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि 38 जिलों के लिए ये कह सकते हैं रथ जो है ये रवाना किया गया है। ये सारी चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत की गई थी नीतीश कुमार के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे थे चौथे कृषि रोड मैप की। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चौथे कृषि रोड मैप की बात करें तो अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को ये लागू हुआ है और आपको ध्यान रखना 2028 तक ये संचालित होगा। इससे पहले 3 कृषि रोड मैप सफलतापूर्वक संचालित हो चुका है बिहार में। पहली बार 2008 में, फिर 2012 में और फिर 2017 में। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना। अच्छा, कृषि की बात हो रही तो एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि अब तक बिहार को जो मोटे अनाज है उसके उत्पादन के लिए 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। ये जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। अब यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे फसलों की, जैसे कि हम रबी फसल की चर्चा कर रहे थे, तो रबी फसल की अगर हम बात करें तो रबी फसल सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर महीने के आसपास बोई जाती है। और इस फसल की बात करें, मौसम की जो अनुकूल जो होते हैं मौसम, वो कौन सा मौसम इस फसल के लिए अनुकूल होता है। आपको ध्यान रखना है इस फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है।
इस फसलों के सटीक उदाहरण की हम बात करें यानी कि रबी फसल की, तो इसमें गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, अलसी और उसके अतिरिक्त सरसों आदि जो है इसका मुख्य उदाहरण है। आपको ध्यान रखना ये ठंडे के समय में, जब ठंडा स्टार्ट होती है अक्टूबर नवंबर में, उस समय ये बोई जाती है। अच्छा, वहीं पे हम खरीफ फसल की बात करें तो गर्मी के मौसम में अधिक तापमान की जरूरत होती है इस प्रकार के फसलों को, ये जून और जुलाई में बोई जाती है। और इसका एक जो उदाहरण होगा ये होगा चावल यानी कि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास आदि। ये सभी रबी फसल का उदाहरण है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको वहां पर विकल्प दिया जाएगा और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है, कौन सा रबी फसल का उदाहरण है। ये छोटी-छोटी चीजों को आप ध्यान रख के अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ लाइक करने का 700 का। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। बताएं कि बिहार में किस जाति के लोगों की जनसंख्या अधिक है। हालांकि इसको लेकर एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। बिहार जाति जनगणना का जो रिपोर्ट 2 अक्टूबर को भी हाल ही में जारी हुआ है गांधी जयंती के अवसर पर, तो तमाम चीजें हमने आपको बताया, लेकिन प्रश्न के रूप में यहाँ पर हमने ये शामिल किया है कि किस जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है बिहार में। तो यादवों की संख्या सबसे अधिक है, 14% से अधिक वो आबादी है यादवों की। अच्छा, इसको लेकर अभी पुनः हम आपको जानकारी देंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार जातीय गणना के जो आंकड़े हैं, जो कैटेगरी वाइज, जैसे कि हम बात करें अति पिछड़ा वर्ग की, तो 36.01%, ये अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो अति पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या वो अधिक है। उसके बाद क्रम से पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें बिहार में कितने परिवार हैं इस समय, तो आपको ध्यान रखना 2,83,44,160 परिवार है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम जातियों के दृष्टिकोण से देखें, बिहार में जो भी प्रमुख जातियां हैं उसकी आबादी क्या है, तो उस लिहाज से आपको यहाँ पर लिखा गया है। आपको ध्यान रखना, इसी में से जो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, यादवों की जो कर सकते हैं जनसंख्या है, जो आबादी है, वो 14% से अधिक है। एग्जैक्ट डेटा जो है इस आधिकारिक डेटा के आधार पर वो है 14.26%। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। और सबसे कम जो है वो कायस्थ जाति की है, वो भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 0.60%। ये चीजें यहाँ से समझिएगा। विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको चैनल पर टॉपिक स्टडी करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पर मिल जाएगा। तमाम चीजें हमने आपको बताया है। जैसे कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं, जैसे कि जनगणना की बात है करें तो इसमें जो रिपोर्ट जो सामने आई है, तो इसके आधार पर जो बिहार की जनसंख्या है, ये आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 13,07,25,310। लेकिन अगर परिवार की बात करें तो 2,83,44,160 बिहार में इस समय परिवार है। चीजें यहाँ पर और विस्तार से लिखी गई। हिंदू आबादी 81.99%, मुस्लिम आबादी 17.70%, इसके अतिरिक्त ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन धर्म, ये तमाम चीजें यहाँ पर दी गई है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको बतलाई गई है। चलिए, यहाँ पर हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, अब दूसरा बल्कि तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है, ये अभी हाल ही में उन्नाव में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, यहीं पर इसका अनावरण किया गया है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उन्नाव में महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वहां पर 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी रखा। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये संबंधित किससे है, तो स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह से संबंधित है और इस प्रतिमा का नाम है अश्वारोही प्रतिमा। तो ये तो रही बात यहाँ पर ये अश्वारोही प्रतिमा के बारे में। लेकिन भारत में इसके अतिरिक्त कई बड़ी प्रतिमाएं हैं जहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न बने, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस नवरात्रि आप सभी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक महा धमाका ऑफर आया है। ऑफर का लाभ लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, यही वो 70वीं बीपीएससी वाला कोर्स है, इसके तहत ये तमाम चीजें आपको दी जा रही है एप्लीकेशन पे। तो इस कोर्स को परचेज करते समय एप्लीकेशन पर आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है। ये प्रोमो कोड है बीपीएससी 70 यानी कि बीपीएससी 70।
जिसके बाद इस कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा और आसान कीमत पर यानी कम कीमत पर आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। एक नाम मात्र की फी पर यह कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। इस नवरात्रि ये ऑफर है, आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हजारों छात्र इस कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिलेबस आधारित नोट्स से बिहार जी के करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज जो यहाँ पर आप इस वीडियो में देखते हैं, इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, वो तमाम चीजें इस कोर्स में आपको मिलेगा। ये कुछ यहाँ पर नोट्स का सैंपल है जो कि इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं। सारे सिलेक्टेड हैं और बहुत मेहनत से इसे तैयार किया गया है। आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलने वाला है। अच्छा, कोई इस कोर्स के बारे में जानकारी आपको चाहिए, कोई समाधान चाहिए, कोई शिकायत हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे भारत में अवस्थित कुछ बड़े प्रतिमा की, तो उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 को हमने शामिल किया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ फैथ और स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, यानी कि एकता की मूर्ति, विश्वास की मूर्ति और समानता की मूर्ति। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास, आपको ध्यान रखना ये 182 मीटर ऊंचाई वाला ये प्रतिमा है जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अगर फुट के हिसाब से देखें तो 597 फुट। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है इस वक्त, ये आप ध्यान रखेंगे। विश्वास की मूर्ति भगवान शिव की मूर्ति है, नाथद्वारा राजस्थान में है, 112.4 मीटर है। और वहीं पे स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करें यानी कि समानता की मूर्ति की बात करें, तो ये जो दार्शनिक थे, प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुज, उन पर आधारित है, यानी कि उन्हीं की प्रतिमा है। ये हैदराबाद तेलंगाना में है और 65.8 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये कुछ यहाँ पर 3 हमने शामिल किया, लेकिन कुछ जानकारी और भी आपको दे दूं, खास करके बिहार के संदर्भ में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, कहां पर है, तो गांधी मैदान पटना में महात्मा गांधी की कांसे से निर्मित सबसे बड़ी प्रतिमा है पूरी दुनिया में। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? केंद्रपाड़ा रसबली, रसबली एक मिठाई का नाम है और अभी हाल ही में जो ये संबंधित है, जो जीआई टैग मिला है, तो इसका जो राइट आंसर है यह है उड़ीसा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी यहाँ पर है कि जो केंद्रपाड़ा उड़ीसा की जो प्रसिद्ध मिठाई है रसबली, अभी हाल ही में इसे भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग दिया गया है। पिछले वीडियो में भी जीआई टैग के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था, जो कि पश्मीना जो कह सकते हैं सॉल है, उसके बारे में साथ जानकारी हमने आपको दिया था, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हम बात कर रहे थे, 2021 में ही इस मिठाई के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था। 2021 में आवेदन हुआ था और अभी हाल ही में इसे दिया गया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है वो कितनी अवधि के लिए मिलता है? तो 10 साल की अवधि के लिए किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जीआई टैग मिलता है और जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु चेन्नई में है। अच्छा, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु की यहाँ पर बात हुई तो तमिलनाडु के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के उड़ान गुडी पनांग करुपट्टी, जिसे कि ताड़ का गुड़ भी कहा जाता है, को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग मिला है। ताड़ के वृक्ष से, जो ताड़ का फल होता है, उससे गुड़ तैयार किया जाता है। तो अभी इसे हाल ही में इस मतलब कि क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये चर्चित है, जिसे कि अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आगे हम बात करेंगे बिहार के संदर्भ में, तो हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा धान को या फिर मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। और हमने कई बार आपको ये जानकारी दिया है कि मरचा धान या फिर मरचा चावल को जो जीआई टैग मिला है, ये बिहार से जीआई टैग जो प्राप्त उत्पादों की कैटेगरी है उसमें छठा उत्पाद है कृषि कैटेगरी में। यहाँ पर वही हमने लिखा है कृषि उत्पादों में यह छठा उत्पाद है जो बिहार से जिसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, जीआई टैग के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, आपको ध्यान होगा। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इनका नाम है शुभी गुप्ता, जो आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना कि 20 से 28 सितंबर तक गुजरात में अंडर 19 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और इस चैंपियनशिप में शुभी गुप्ता ने 11 राउंड में 9.5 का स्कोर कर इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अगर शुभी गुप्ता के बारे में पूछा जाएगा वो कहाँ की रहने वाली है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की। अच्छा, यहाँ पर शतरंज की बात हुई तो कई बार हमने आपको जानकारी दिया है, खास करके ग्रैंड मास्टर को लेकर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। 82 ग्रैंड मास्टर के साथ हमने आपको जानकारी दिया है। अच्छा, उसके अंतर्गत हम बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है या फिर थे, विश्वनाथन आनंद। चलिए ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार
सबसे अमीर भारतीय कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बारे में डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में हुरून इंडिया और 361 वेल्थ इन दोनों के द्वारा संयुक्त तौर पर जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में टॉप अरबपतियों में मुकेश अंबानी एंड फैमिली इस साल 8,08,700 करोड़ रुपए से अधिक की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर है। इसमें मुकेश अंबानी एंड फैमिली जो है इस रिपोर्ट के आधार पर हुरून इंडिया रिच लिस्ट के आधार पर पहले स्थान पर है। और आपको ध्यान रखना इस रिपोर्ट के आधार पर मुकेश अंबानी की संपत्ति अगर पिछले साल से तुलना करें, इस साल जो नया रिपोर्ट है 2% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये तो रही पहले नंबर की बात, इसके अतिरिक्त दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? तो क्रमशः दूसरे नंबर पर गौतम अडानी एंड फैमिली है जो कि 4,74,800 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे स्थान पर है। शरस पूनावाला एंड फैमिली जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, आपको ध्यान रखना ये तीसरे नंबर पे है। तो ये तो रही बात यहाँ पर हुरून इंडिया रिच लिस्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको फोर्ब्स के बारे में जानकारी दिया था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को लेकर जो फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था, इसमें पहले स्थान पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड है जो कि आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। यही है बर्नार्ड अर्नोल्ड। और उसके बाद एलोन मस्क जो कि अमेरिका के हैं, आप यहाँ पर एलोन मस्क को देख सकते हैं। और तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस अमेजन के जो संस्थापक हैं, वो आप उन्हें वहां पर देख सकते हैं। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है और पूछे जाते भी हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी शुरुआत की गई है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसका जिक्र यहाँ पर है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए, व्यापक विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक उत्थान और व्यापक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने विशेष क्षेत्रों में, कुछ चुनिंदे होंगे, कुछ सिलेक्टेड जो क्षेत्र होंगे, वहां पर उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। इसमें एक कंडीशन ये है कि इसके मतलब तहत 3,000 ही अनुसूचित जाति के छात्रों जिनकी माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख तक की है या फिर उससे कम है, तो उनको हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। और आपको ध्यान रखना है उन मतलब सिलेक्शन के बाद ही वो इसका लाभ ले पाएंगे। जो अभी हाल ही में ये आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ लॉन्च की गई है, ये परीक्षा होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, उसके बाद ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है अनुसूचित जाति के मतलब छात्रों से। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात हुई तो अभी हमने जो जानकारी आपको दिया कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुआ है, इसका रिपोर्ट जो 2 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ है, इस रिपोर्ट के आधार पर हम देखें तो बिहार में अनुसूचित जाति अर्थात एससी अर्थात शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है, उसकी जो आबादी है वो है 19.65%। जबकि अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आबादी है अनुसूचित जनजाति की 1.68%। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इस तरह के आंकड़े पहले भी बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए। प्रश्न पत्र को आप देखेंगे, खास करके बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर इस तरह की चीजें आपको दिखेगा। 38वें से लेकर अब तक का मार्केट में प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध है। हालांकि एप्लीकेशन पर भी बीपीएससी मेकर ऐप पर भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। अच्छा, ये चीजें हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसे हम स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। अगला 8वां प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर पूछा गया किस देश के राष्ट्रपति है सामिया सुलू हसन। तो राइट जो आंसर है ये राष्ट्रपति है तंजानिया की। ठीक है, अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश तंजानिया की ये राष्ट्रपति है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को हाल ही में या फिर ये हाल ही में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आई थी, जहां पर 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर एक सवाल ये उठता है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि इस सम्मान से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला है। आपको ध्यान रखना, ये तंजानिया की राष्ट्रपति है जिनका नाम है सामिया सुलू हसन। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि इस सम्मान से सम्मानित होने वाली जो पहली महिला ये बन गई है, तो इस पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजानिया की बात हो रही है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है डोडोमा।
राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना, ध्यान रखना है। अच्छा, तंजानिया की बात हुई है, यहीं पर एक बहुत बड़ा अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, यही तंजानिया में है। अच्छा, तंजानिया के बारे में चीजों को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो किलिमंजारो पर्वत है आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में बात करें तो 19,341 फीट। ये है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। चलिए, अब यहाँ पर जो तंजानिया की बात हुई है, तो तंजानिया के बारे में एक जानकारी बहुत बार हमने आपको दिया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार आपको देना पड़ता है। जब भी तंजानिया की चर्चा होती है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। तंजानिया में एक स्थान है जंजीबार। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एक समझौता किया है। अपना जो परिसर है, जो प्रौद्योगिकी संस्थान का एक परिसर है, वो अब भारत के बाहर तंजानिया के जंजीबार में खोले जाने को लेकर एक फैसला किया या फिर समझौता किया है। तो ये ध्यान रखिए। और इस तरह से, मगर इस लिहाज से देखें तो आईआईटी मद्रास भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है जो कि भारत के बाहर तंजानिया में या फिर भारत के बाहर कहीं भी अपना एक परिसर खोलेगा या फिर स्थापित करेगा। ये रहा पहला संस्थान। जबकि दूसरा संस्थान है आईआईटी दिल्ली, जो कि समझौता किया है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक प्रौद्योगिकी संस्थान खोलेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, आईआईटी मद्रास के परिसर को आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तस्वीर में, और आईआईटी दिल्ली के परिसर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैंपस को। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर के कितने स्थलों को चिन्हित किया है? ये प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर होगा, देश भर में कुल मिलाकर 449 स्थलों का चयन किया गया है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर के, यानी कि पूरे भारत से कुल मिला के 449 स्थलों को चिन्हित किया है। दरअसल इस अभियान का जो पहला फेज था, अभी तो ये दूसरा फेज के लिए ये मतलब संचालित करने के लिए इसे चुना गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें पहले के भी है, वो ध्यान रखिएगा। हालांकि इस अभियान का जो पहला फेज था वो 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक चला गया था। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, दूसरे फेज की शुरुआत अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को हुई है, और इसके बाद हाल ही में इसी के तहत साफ सफाई करने के लिए देश भर से 50 स्थलों को चिन्हित किया गया है। ये यहाँ पर आपको समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस योजना के लिए एक अभियान शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, विवाद से विश्वास योजना। अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विवाद से विश्वास योजना के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। दरअसल इसके तहत वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग विवाद से विश्वास के तहत कॉन्ट्रैक्टरों को दी जाने वाली जो निपटान राशि होती है उसको लेकर अभी हाल ही में कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि 500 करोड़ रुपए से कम की हो, तो उसको लेकर अभी हाल ही में जेम पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक इसे दायर करने का कर सकते हैं, एंट्री करने का निर्देश दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये जेम पोर्टल आखिर क्या है? जेम पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, वो भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दरअसल जेम पोर्टल को आप यहाँ पर समझेंगे तो इस प्रश्न के बारे में समझ पाएंगे ये यहाँ पर क्या कह रहा है। जेम पोर्टल की बात करें तो विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो विभिन्न सरकारी विभाग और संगठन होता है उसके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन मंच के रूप में 2016 में भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा ये जेम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखना, एक गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है जहां से चीजों का मतलब कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है एक खरीद की सुविधा प्रदान करती है। चलिए अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का जो आयोजन है कहां पर किया गया? तो अभी हाल ही में जो इसका आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, ब्रिक्स की बात हुई तो ब्रिक्स के बारे में कई बार हमने आपको जानकारी दिया है कि पहले इसका नाम ब्रिक था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अब यहाँ पर प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया। आयोजन तिथि की बात करें तो 11 से 13 अक्टूबर 2023। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण के द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन जो किया गया इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया?
तो अशोक भूषण के द्वारा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनने के लिए तैयार है? ये बहुत ज्यादा खबरों में है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि उदयपुर, जो कि राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, जिसे कि लेक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। और उदयपुर वही उदयपुर है जहां पर भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली शेरपा बैठक आयोजित हुई थी। ये आपको याद होगा, कई बार हमने आपको बताया है। चलिए, ऑफर के बारे में जानकारी दी गई है, जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा है? इसकी जानकारी कल वाले वीडियो में हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जाते जाते वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नो डाउट यहाँ पर हम आपको बेहतर कंटेंट देंगे, दोबारा किसी भी सोर्स पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।